तेनालीराम बोले, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने कपड़ों को रंगना चाहता था। नगर में बहुत सारे लोग उत्सव में पहनने के लिए अपने कपड़े रंगवाना चाहते हैं। इस काम में अच्छी कमाई है। इससे पहले कि सारे रंगों का इस्तेमाल दूसरे लोग कर लें, मैं रंगाई का काम पूरा कर लेना चाहता था। सभी रंगों के इस्तेमाल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नगर के सारे लोग अपने कपड़ों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयाँ बनाने के आपके आदेश के बाद से नगर के ज्यादातर हलवाई मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। अगर वे सारे रंगों को मिठाइयाँ रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? इतना सुनते ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह बोले, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? मेरे आदेश का फायदा उठाकर मिठाइयाँ बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कुराहट थी। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीर होते हुए आदेश दिया कि जो मिठाई बनाने वाले हानिकारक रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से विजयनगर के लोगों को बीमार होने से बचा लिया। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे बिल्ली दी गई उसे साथ में एक गाय भी दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे। आठ जब बिल्लियां बंट रही थी तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गर्मागर्म एक कटोरा दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह बुरी तरह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसमें चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पी पीकर सभी की बिल्लियां मोटी गड़ी हो गई थी, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूखकर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूँ, अब यह दूध पीती ही नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती। मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं। परंतु महाराज, यही सच है। यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, ठीक है। यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है। तेनालीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध का भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो।
बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, तेनालीराम ने कहा। वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूं। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गई बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुंह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूं कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता नहीं करोगे। महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है। ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज, ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज, एक हो तो बताओ। काजू, पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयां हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा, अब तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलना। मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। महाराज, दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। काफी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले, तेनालीराम, आज तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस महाराज, जहां ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं, बस वहीं तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। थोड़ी ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाकर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मागर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह, क्या मिठाई है! सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर यह है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दो। महाराज, ये गुड़ है। गर्मागर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये गुड़ है? जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुआ कहा। एक बार तेनालीराम
महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था कि महाराज कृष्णदेवराय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों न आसपास के गांवों में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांवों के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कोई भी कहीं उठकर जाता है। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके आप अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है, उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो न हो वो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। एक बार की बात है, भरत और कुमार नाम के दो मित्र थे। भरत ने तीर्थयात्रा पर जाने का निर्णय किया। भरत के पास 5,000 सोने के सिक्के थे। उसने सभी सोने के सिक्के एक घड़े में डाले और ऊपर से उसमें बीज डाल दिए, जिससे यह लगे कि पूरे घड़े में बीज ही है। वह यह घड़ा लेकर कुमार के घर गया। वह कुमार से बोला कि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। मुझे 1 वर्ष का समय लगेगा, जब तक मैं न लौटूं तब तक यह घड़ा तुम अपने पास रख लो। कुमार ने घड़ा अपने पास रख लिया। 1 वर्ष भी बीत गया, लेकिन भरत तीर्थयात्रा से नहीं लौटा। कुमार ने यह जानने के लिए कि घड़े में क्या है, पूरा घड़ा खाली कर दिया। जब उसको घड़े के नीचे सोने के सिक्के मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी सोने के सिक्के ले लिए। इसके बाद उसने बाजार से नए बीज लाकर घड़े को भर दिया।
कुछ दिनों बाद जब भरत तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने कुमार से अपना घड़ा मांगा। कुमार ने उसको वह घड़ा दे दिया। भरत घड़े में सोने के सिक्के न देखकर कुमार से अपने सोने के सिक्के मांगने लगा। कुमार ने उसको अनजान बनकर कहा कि कौन से सोने के सिक्के, तुमने तो मुझको बीजों से भरा घड़ा दिया था। भरत कुमार को लेकर तेनाली रमन के पास गया। उसने तेनाली रमन को सारी बात बताई। तेनाली रमन ने घड़े के बीजों को देखकर कहा कि तुम कुमार के पास घड़ा 1.5 वर्ष पहले छोड़कर गए थे, लेकिन ये बीज तो नए लग रहे हैं। कुमार ने तुम्हारे घड़े में से सोने के सिक्के निकालकर इसमें नए बीज बाजार से लाकर डाल दिए हैं। कुमार फिर भी तेनाली रमन से मना करने लगा कि उसने सोने के सिक्के नहीं निकाले। तेनाली ने कुमार को कहा कि अब तुमको भरत को 10,000 सोने के सिक्के लौटाने होंगे। यह सुनकर कुमार आश्चर्य से बोला कि लेकिन घड़े में तो 5,000 सिक्के थे। उसके यह बोलने से यह तय हो गया कि उसने ही सोने के सिक्के चुराई है। भरत ने तेनाली रमन की चतुराई की प्रशंसा की। एक बार की बात है, कृष्णदेव राजा के दरबार में सुंदर नाम का एक मंत्री था, जो तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली ने उसका 1-2 बार अपमान किया था। उसके साथ राज पंडित भी तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली उसको कोई भाव नहीं देता था। सुंदर और राज पंडित साथ बैठकर तेनाली की बुराई करता और उसको सबक सिखाने की कहता था। सुंदर ने राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने की साजिश बनाई। वह राजा के पास गया और बोला कि तेनाली हमारे राज्य के लोगों को मूर्ख बना रहा है और वह आपके खिलाफ भी बोल रहा है। राजा ने सुंदर को कहा कि तुमको जो भी शिकायत है राजसभा में कहो। इसके बाद सुंदर चला गया। राजा ने सोचा, बहुत दिन से सुंदर तेनाली के खिलाफ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहां पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रमन के खिलाफ जो भी बात बोली, राजा ने उसको सच समझ लिया। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। तेनाली ने कुछ दिनों बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनाली राम ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान तेनाली राम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उनने तेनाली की तारीफ की। एक बार की बात, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने कहा कि वह देश विदेश में बहुत जगह जादू दिखा चुका है और उसको बहुत इनाम मिले हैं। राजा के कहने पर उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि यह जादू एक प्रकार की हाथों की सफाई होता है। अगर किसी की नजरें तेज हो तो वह इसको पकड़ भी सकता है। आप सब इस जादू को ध्यान से देखिए।
उसने एक कबूतर के ऊपर लाल कपड़ा डालकर उसको अंडे में बदल दिया। वह बोला, किसी ने देखा मैंने कैसे कबूतर को अंडे में बदल दिया? किसी को मेरे हाथ की सफाई का पता लगा मैंने यह कैसे किया? क्या यहाँ दरबार में सभी लोगों की आंखें कमजोर है? इसके बाद उसने उस अंडे के ऊपर लाल कपड़ा डाला और उसको सोने के सिक्के में बदल दिया। इसके बाद भी उसने सभी लोगों से पूछा, किसी को मेरे हाथ की सफाई नजर आई? उसने तेनालीरामन को कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इस जादू के खेल में बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। तुमको तेज नजरों से इसको पकड़ना होगा। फिर उस जादूगर ने कहा कि ध्यान से देखना कैसे मैं इस सोने के सिक्के को हवा में गायब करता हूं। इसके बाद उसने सोने के सिक्के को ऊपर फेंका और वह गायब हो गया, जिससे सभी दरबार के लोग हैरान रह गए। उसने तेनालीरामन को कहा कि तुम्हारी आंखें भी कमजोर है, तुम भी मेरा जादू नहीं पकड़ सके। इसके बाद वह दरबार में मौजूद सभी लोगों को कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसा कुछ करके दिखा सके। उसके घमंड को देखते हुए तेनालीरामन ने कहा कि मैं जो बंद आंखों से कर सकता हूं, उसको तुम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर जादूगर बोला, जो तुम बंद आंखों से करोगे, अगर मैं खुली आंखों से भी नहीं कर सका तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यदि मैंने वह कर लिया तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। जब यह बात तय हो गई तो तेनालीरामन के कहने पर एक सैनिक लाल मिर्च का पाउडर लेकर आया। तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च के पाउडर को अपनी आंखों के ऊपर डाल दिया। उसके बाद अपनी आंखें खोल ली। यह देखकर जादूगर ने सोचा, अब तो मैं फंस गया हूं। अगर मैंने मिर्च का पाउडर अपनी आंखों में डाला तो मेरी आंखें फूट जाएंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे तेनालीरामन का गुलाम बनना पड़ेगा। उसने तेनालीरामन से माफी मांगी कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपकी गुलामी को स्वीकार करता हूं। तेनालीरामन ने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपना घमंड और बदतमीजी छोड़कर जादू का खेल दिखाओ और सभी लोगों की इज्जत करो। जादूगर ने कहा कि आगे से वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद वह चला गया। राजा ने तेनालीरामन से कहा, मैंने तुमसे बड़ा जादूगर नहीं देखा जिसने बदतमीज और घमंडी जादूगर को कुछ देर के अंदर ठीक कर दिया।